सुजानपुर गांव में रहने वाली गरिमा की शादी को 4 साल हो गए थे। इन 4 सालों में बहुत कुछ बदला। अगर कुछ नहीं बदला तो वो था गरिमा का नसीब। पैदा होने के साथ ही वो अपने माता पिता के लिए एक बोझ के सिवाय कुछ नहीं थी। स्कूल जाने की इच्छा उसके मन में ही दब कर रह गई। घर के कामकाज और खेतीबाड़ी सीख गई तो पिता ने उसकी शादी का फरमान सुना दिया। शादी के बाद घर गृहस्थी के कामकाज में वो उलझ कर रह गई। शादी को 4 साल हो गए, लेकिन वो अभी तक माँ बनने के सुख से वंचित थी। फिर एक रोज उसकी किस्मत ने उसे धोखा दिया और एक हादसे में उसके पति की मौत हो गई। अब उसके पास एक ही सहारा था और वो थी माँ दुर्गा। गरिमा माँ दुर्गा की बहुत बड़ी भक्त थी। वो नित्य प्रतिदिन माँ दुर्गा की पूजा करती थी। गरिमा बेहद गरीब थी। वो अपने खेत के साथ बनी झोपड़ी में ही रहा करती थी और अपने खेत में सब्जियां उगाकर उन्हें बाजार में बेचकर अपना पेट पालती थी। सब्जी ले लो, सब्जी, हरी हरी ताजा ताजा सब्जी। बहन जी, मुझे 1 किलो पालक और घिया बांध दो। उसकी जो भी थोड़ी सी कमाई होती उससे गरिमा शाम को आकर दुर्गा माँ की तस्वीर के आगे प्रसाद चढ़ाती। फिर थोड़ा प्रसाद अपने आंगन में लगे बरगद के पेड़ के पास भी रख देती। बरगद भैया, ये लो, तुम भी प्रसाद खाओ, और प्यास लगी हो तो पानी भी देती हूँ अभी। गरिमा जब भी अपने घर आती तो अपनी सूनी झोपड़ी को देखकर उसका मन बहुत उदास होता। इसलिए वो अपने आंगन में लगे बरगद के पेड़ से बात करती रहती। दरअसल गरिमा की झोपड़ी गांव के बाकी घरों से थोड़ी दूरी पर थी, इसलिए उसकी दुनिया दुर्गा माँ, बरगद के पेड़ और अपने खेत तक ही सीमित थी। एक रोज जब वो अपने खेत में लगे पौधों को पानी दे रही थी, तभी उसकी नजर एक छोटे से गोभी के पत्ते पर गई। अरे, ये पत्ता गोभी का नन्हा पौधा मेरे खेत में कहाँ से आया? मैंने तो इसके बीज खेत में डाले ही नहीं। खैर कोई नहीं, अब ये मेरे खेत में आ ही गया है तो मैं इसे निकालूंगी नहीं। गरिमा जब भी उस पत्ता गोभी के पौधे को देखती तो सालों से उसके अंदर दबी माँ की ममता बाहर आ जाती। उसे उस नन्हे से पौधे पर बड़ा ही प्यार आता। वो छोटा सा पौधा मानो उसे अपने बच्चे जैसा लगता। वो उस पौधे को फुलकारी नाम से पुकारती है। अब वो बरगद के साथ साथ फुलकारी को भी प्रसाद देती। साथ ही अपने लिए जो भी खाने को बनाती उसमें से थोड़ा सा पहले फुलकारी को भी देती। फुलकारी मेरी बच्ची, आज तुम इतनी बुझी बुझी क्यों लग रही हो? देखो तो प्यास के मारे कैसे चेहरा मुरझा गया है मेरी बच्ची का। रुक, मैं अभी तुझे पानी पिलाती हूँ। और ये ले, आज खीर बनाई है, दुर्गा माँ को चढ़ाने के बाद तेरे लिए भी लाई हूँ। अगले दिन गरिमा देखती है वो खीर वहाँ से गायब है और उसकी थोड़ी सी जूठन उस पौधे पर लगी होती है। ये देख वो बहुत खुश होती है। ऐसे ही कुछ दिन बाद, ओहो, कितनी चटाके की धूप है आज तो। मेरी बच्ची को तेज धूप लगती होगी ना। इतना कहकर गरिमा अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ती है और उस पौधे पर उड़ा देती है। गरिमा अब अपने मन की हर बात फुलकारी से करती। वो घंटों उसके पास बैठी रहती और ढेरों बात करती। उधर से गुजरने वाले लोग जब भी उसे ऐसे पौधों से बातें करते देखते तो उसका खूब मजाक उड़ाते और उसे पागल कहते। देखो तो इस गरिमा को, अरे कैसे पागलों की तरह हर समय इस पत्ता गोभी के पौधे पर ही चिपकी रहती है भैया। अरे सुना है वो तो इसे अपनी बेटी मानती है, जिसका नाम इसने फुलकारी रखा है। अच्छा, फिर तो इसकी फुलकारी को ठीक करना ही पड़ेगा इससे। अगले दिन वो आदमी उस पौधे पर एक दवाई छिड़क देता है, जिससे वो पौधा काफी मुरझा जाता है। गरिमा हरिया को ऐसा करते देख लेती है और वो चिल्लाते हुए वहां आती है। ए हरिया, ये तूने मेरी फुलकारी को क्या किया रे? हरिया वहां से भाग जाती। गरिमा रोते हुए गांव के मुखिया के पास पहुंचती है और उन्हें सारी बात बताती है। गरिमा, अकेले रह रहकर तू सचमुच बावली हो गई है। भला एक पौधा कैसे तेरा बच्चा हो सकता है? मेरा समय बर्बाद मत कर और जा यहाँ से। नहीं मुखिया जी, मैं सच कह रही हूँ। वो पत्ता गोभी नहीं बल्कि उसके रूप में दुर्गा माँ का आशीर्वाद है मुझ पर, जिसे उन्होंने मेरी बच्ची बनाकर भेजा है। ऐसा है तो फिर मैं तुझे शुक्रवार तक का वक्त देता हूँ। तू अपनी उस बच्ची को बोल कि वो सबके सामने आए और बात भी करे, तभी हम मानेंगे कि वो तेरी बच्ची है। और अगर तू ऐसा नहीं कर पाई तो हम उस पौधे को उखाड़ फेंकेंगे। साथ ही दिमागी तौर पर बीमार होने के कारण तुझे मेंटल हॉस्पिटल भी भेज देंगे, समझी? गरिमा रोते हुए घर आती है और उस पौधे के सामने सारी बात बताती है। फुलकारी, अब तुझे अपनी माँ की बेटी बनकर आना ही होगा और सबके सामने अपनी माँ से बात करनी ही होगी। अब गरिमा उस दिन से लगातार माँ दुर्गा की तस्वीर के सामने भूखी प्यासी हाथ जोड़े बैठी रहती है। फिर शुक्रवार का दिन भी आ जाता है और मुखिया हरिया समेत गांव के सभी लोग वहां इकट्ठे हो जाते हैं। गरिमा, बोल अपनी बच्ची को कि हम सबके सामने आए और बात करे भाई। फुलकारी, मेरी बच्ची, अपनी माँ की बात मान और आ जा इन सबके सामने और सच साबित कर दे अपनी माँ को।
तभी उस पौधे में से एक तेज रोशनी प्रकट होती है और पत्ता गोभी बच्ची सबके सामने आती है। माँ, तुम परेशान मत हो, दुर्गा माँ ने ही मुझे तुम्हारे लिए भेजा है। अब तुम्हारी ये बेटी हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहेगी। पत्ता गोभी शक्ल की उस बच्ची को देख गांव के सभी लोग हैरान रह जाते हैं और गरिमा उसको सीने से लगा लेती है। तभी एक आकाशवाणी होती है। गरिमा, तुम मेरी परम भक्त हो। तुम्हारी ममता में बहुत ताकत है गरिमा, जो तुमने एक पौधे में भी जान डाल दी। फुलकारी मेरा ही आशीर्वाद है जिसे मैंने गरिमा को दिया है, और अगर किसी ने भी मेरी भक्त और मेरे आशीर्वाद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो उसे मेरे क्रोध का सामना करना पड़ेगा। नहीं नहीं माँ, हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो माँ। अब हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। अब हम गरिमा को अपनी बहन और फुलकारी को अपनी बेटी की तरह रखेंगे। हाँ। उस दिन के बाद सभी गांव वाले गरिमा और फुलकारी को खूब प्यार और इज्जत करते। अब फुलकारी खुशी खुशी अपनी माँ गरिमा के साथ रहने लगी। यहाँ बैठो आराम से, मैं तुम्हारी आंखों में दवाई डाल देती हूँ। अरे सुमन, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हो जाऊंगा। बस थोड़े दिन का आराम कर लूं, फिर मैं वापस ऑटो चलाने लगूंगा। तुमने शायद नहीं सुना डॉक्टर ने क्या बोला है कि तुम्हारी आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम हो रही है। आज तुम बच गए, ये तो हल्की सी चोट आई है। अगर ज्यादा कुछ हो जाता तो बताओ, मैं और बच्चे क्या करते। अब तुम कुछ महीने बिल्कुल भी ऑटो नहीं चलाओगे, मुझे सारा दिन घबराहट होती रहेगी। तुम घर पर आराम करो, हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। चलो अब तो आराम कर लो, मैं तब तक कुछ खाने का बना लेती हूँ। सोनी, राजू, इधर आओ बच्चों। बोलो मम्मी। क्या हुआ मम्मी, बताओ। मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे पापा को बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए कि तुम दोनों पिछले एक हफ्ते से स्कूल नहीं जा रहे हो, वरना उन्हें और चिंता हो जाएगी। मुझे बस थोड़ा समय लगेगा, मैं तुम दोनों की स्कूल की नई यूनिफॉर्म और जूते जल्द ही ले आऊंगी। और रही बात किताबों की, मैंने अपनी सहेली से कुछ पैसे उधार मांगे हैं। जैसे ही मुझे दे देगी, मैं तुम्हें किताबें भी खरीद कर दे दूंगी। अभी तो वैसे भी इतनी पढ़ाई नहीं होगी, क्योंकि स्कूल खुले हुए अभी 12-13 दिन ही हुए हैं ना। नहीं मम्मी, स्कूल तो खुलते से ही पढ़ाई शुरू हो गई। वो तो हम दोनों ही हैं जो हमारी किताबें अभी तक नहीं खरीदी गई हैं। अब तो मेरी सहेलियों ने भी मुझे अपनी किताबें देने से मना कर दिया है। हाँ मम्मी, बिना किताबों के तो मैं भी स्कूल नहीं जा पाऊंगा, मैम से रोज डांट पड़ती है। ठीक है, मैं कुछ सोचती हूँ बच्चों, मुझे बस थोड़े दिन का टाइम दो, फिर तुम स्कूल चले जाना। सुमन, जो कि बहुत ही गरीब थी, बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को पढ़ा रही थी। उसका पति मदन किराए का ऑटो रिक्शा चलाता था। घर का किराया, बिजली पानी, बच्चों की पढ़ाई, घर के खर्चे सब निकालने थे। पर कुछ समय से मदन की आंखों में दिक्कत चल रही थी। ज्यादा देर तक ऑटो रिक्शा चलाने के कारण मदन की आंखों की रोशनी बहुत कमजोर हो गई, जिससे अब वो ऑटो रिक्शा नहीं चला पा रहा था। पर घर खर्च चलाने के लिए कुछ तो करना ही था, इसलिए सुमन बड़ी मुश्किल से घर का गुजारा करने लगी। वो रोजाना कोई ना कोई काम ढूंढने के लिए जाती, जिससे वो पैसा कमा सके और बच्चों को स्कूल की किताबें खरीद कर दे सके। सुमन के दोनों बच्चे नई क्लास में आ गए थे, पर अभी तक उन्होंने किताबें नहीं खरीदी थी और उनकी पढ़ाई बहुत ही खराब हो रही थी। देख सुमन, मैंने तुझे कहा तो था कि मैं बच्चों की किताबों के लिए तुझे उधार पैसे दे दूंगी, पर मेरा ब्यूटी पार्लर खुद ही नहीं चल रहा, और तू तो जानती है मेरे हस्बैंड की नौकरी भी चली गई है, तो मैं बड़ी मुश्किल से घर का काम चला पा रही हूँ। मुझे माफ कर दे, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हो पाएंगे। कोई बात नहीं सरिता, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तू पहले अपना घर देख, मैं कहीं और से इंतजाम कर लूंगी। अच्छा, मैं चलती हूँ। सुमन परेशान हो जाती है। उसे उम्मीद थी कि उसकी सहेली उसकी थोड़े पैसे की मदद जरूर करेगी, पर उसकी सहेली ने भी उसे अपनी परेशानियां बताकर मना कर दिया। अब मैं क्या करूं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। बच्चों को स्कूल गए 1 महीना होने वाला है। अगर मैंने उन्हें स्कूल नहीं भेजा तो उनका नाम कट जाएगा। मेरे पास सिर्फ 2 दिन का टाइम है। घर का किराया भी आया हुआ है। अगर घर का किराया नहीं दिया तो बहुत मुसीबत आ जाएगी। मुझे घर खाली करना पड़ेगा। अरे, ये किसका फोन है? ये तो पड़ोस की शारदा का फोन है। उठाकर देखती हूँ। हेलो मम्मी, जल्दी घर आओ, हमारी लाइट कट गई है। मैं शारदा आंटी के फोन से आपको फोन कर रहा हूँ। अब गर्मी में कैसे रहेंगे मम्मी? मैं आती हूँ बेटा, आ रही हूँ। हे भगवान, अब मैं क्या करूंगी, कहाँ से पैसे लाऊंगी, मेरी मदद करो। सुमन के सिर पर एक परेशानी और आ गई, क्योंकि 1200 रुपए बिजली का बिल नहीं भरा। अचानक उसकी नजर एक बोर्ड पर पड़ती है, जिस पर लिखा था, स्पेशल भरवा पराठा बनाओ, 20,000 रुपए का इनाम घर ले जाओ। बहुत सारी महिलाएं लाइन में उस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए खड़ी थी। अगर मैं इस प्रतियोगिता में भाग ले लूं तो मैं ये इनाम जीत सकती हूँ। मैं कोशिश करके देखूं, मुझे तो पैसों की बहुत जरूरत है। हाँ, मैं पूछती हूँ, भैया मुझे भी इस प्रतियोगिता में भाग लेना है,
क्या मैं अपना नाम लिखवा सकती हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल, इस प्रतियोगिता में कोई भी भाग ले सकता है। वहाँ सामने प्रतियोगिता शुरू होने वाली है, तुम जाकर अपना नाम लिखवा दो। जो भी प्रतियोगिता में जीतेगा उसे इनाम दिया जाएगा। ठीक है भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुमन अपना नाम प्रतियोगिता में लिखवा देती है और जल्दी जल्दी में घबराहट में उसे कुछ भी समझ नहीं आता तो वो हरे मटर उठा लेती है। सब औरतें बढ़िया बढ़िया भरवा पराठे बनाना शुरू करती है। सुमन मटर के भरवा बहुत ही स्वादिष्ट पराठे बनाती है और चांस की बात उसके बनाए मटर के पराठे उसे जीत दिलवा ही देते हैं। हम लोगों ने ये प्रतियोगिता नए हुनर को पहचान देने के लिए रखी थी और आज सुमन जी ने भरवा मटर के पराठे बनाकर ये प्रतियोगिता जीत ली है। सुमन जी को 20,000 रुपए का इनाम दिया जाता है। सुमन जी, आपको इस प्रतियोगिता में भाग लेने का प्रोत्साहन कैसे मिला? क्या किसी ने आपको इस बारे में बताया था? सुमन ये बात सुनकर फूट फूट कर रो पड़ती है और अपनी सारी कहानी बताती है। मुझे नहीं पता था कि मैं इस प्रतियोगिता में जीत पाऊंगी, पर भगवान ने मेरा साथ दिया। आज मुझे इन पैसों की बहुत जरूरत थी तो मैंने उन्हें याद करके बस ये मटर के पराठे बना दिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी मदद की। मुझे ये पैसे आज बहुत जरूरी चाहिए थे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सुमन जीती हुई इनाम की राशि लेकर जाने लगती है। तभी एक आदमी उसे रोकता है। मेरा नाम आलोक है। सुमन जी, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे रेस्टोरेंट में काम करें, जिसके लिए मैं आपको अच्छी सैलरी दूंगा। मुझे आप जैसी होनहार लेडी की जरूरत थी। आप जब चाहे मेरे रेस्टोरेंट में काम के लिए आ सकती हैं। सुमन की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसी दिन भगवान ने उसकी सारी चिंताएं दूर कर दी थी। सुमन खुशी खुशी घर लौटती है। उन पैसों की मदद से उसकी सारी दिक्कतें खत्म हो गई। सुमन के दोनों बच्चे भी फिर से स्कूल जाने लगे। धीरे धीरे मदन की तबीयत में भी सुधार हुआ और उसने फिर से ऑटो रिक्शा चलाना शुरू कर दिया। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।